हेलो फ्रेंड, मैं दुर्गेश कुमार सिंह। आपको पिछले लेक्चर में बीकॉम 5th सेमेस्टर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शेयर से स्टार्ट किया था। जो मेरा टॉपिक था पिछला वो शेयर्स था। शेयर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ लिए हैं। पहले हम लोग इसके बारे में इसकी मीनिंग पढ़े हैं, फीचर्स पढ़े हैं, टाइप्स पढ़े हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स पढ़े हैं। उसके बाद क्या पढ़े हैं, शेयर कैपिटल और इसके टाइप्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, इशू। आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, इशू। तो सबसे पहले हम चल के देखते हैं कि इशू होता क्या है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इशू ऑफ शेयर्स है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स होता क्या है। इशू ऑफ शेयर्स ये होता है कि कोई भी कंपनी जो फंड की रिक्वायरमेंट के लिए जनता से पैसा मांगती है, और ये पैसा वो दो तरीके से मांग सकती है। पहली चीज़, वो किस्तों में भी मांग सकती है और एक साथ भी मांगती है। पैसा मांगने के लिए वो क्या करती है कि जनता को अब अंश निर्गमित करती है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है इसमें। निजी कंपनी द्वारा अंश निर्गमित की प्रक्रिया अनौपचारिक होती है। इसमें ये निर्गमन के लिए निदेशकों तथा संभावित अंशधारकों का व्यक्तिगत संपर्क होता है। मतलब ये होता है कि कोई भी निजी कंपनी अंश निर्गमित नहीं कर सकती है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट खुद पूरा करनी होती है। या केवल कौन सी कंपनी करती है, सार्वजनिक कंपनी करती है। सार्वजनिक कंपनी पूंजी एकत्रित करने के लिए अपने अंश को जनता को निर्गमित करना आवश्यक होता है। केवल सार्वजनिक कंपनी ही क्या करती है, अंश इशू करती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं काउंटिंग एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अंश निर्गमन करने की लेखांकन प्रविष्टियां क्या है। तो ये दो तरीके से हुआ है, इसकी एंट्री दो तरीके से होती। पहली चीज तो रोकड़ के लिए अंश निर्गमित करना, मतलब कैश के लिए वो इशू करती है, जब उसको फंड की रिक्वायरमेंट होती है तब इशू करती है। दूसरा, रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंश निर्गमित करना। क्या होता है कि कभी कभी वो अपने प्रवर्तकों यानी कि प्रवर्तकों को भी अंश निर्गमित करती है। तो हम देखते हैं कि रोकड़ के लिए अंशों का निर्गमन का क्या मतलब होता है। जब वो रोकड़ के लिए अंश का निर्गमन करती है तो सबसे पहले वो क्या करती है, कंपनी एक परिविवरण निर्गमित करती है। इसमें क्या दिया होता है, यदि कोई कंपनी सार्वजनिक कंपनी सामान्य जनता को अंश निर्गमित करके पूंजी एकत्र करना चाहती है तो सबसे पहले क्या करती है, परिविवरण इशू करती है। जिसमें क्या होता है कि कंपनी का नाम, कंपनी के अंश और उसकी फेस वैल्यू, ये सब चीज़ों का उल्लेख होता है। इसमें लिखा भी है, कंपनी की धारा अधिनियम 2013 की धारा 26 के अनुसार परिविवरण एक प्रति रजिस्ट्रार को पंजीकरण के लिए इसके प्रकाशित करने से पहले देने के लिए अनिवार्य होता है। परिविवरण एक ऐसा दस्तावेज है जिसके कंपनी के बारे में संक्षिप्त सूचना होती है, उसका ऐतिहासिक अभिलेख होता है तथा परियोजना जिसके संदर्भ में निर्गमन किया जा रहा है, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। फिर क्या होती है, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब जब कोई कंपनी परिविवरण इशू करती है तो वो जनता देखती है। अगर जनता को वो चीज़ कंपनी के बारे में समझ आती है तो वो क्या करती है, एप्लीकेशन के लिए आवेदन करती है। अंश के लिए क्या करती है कि वो अंश के लिए अप्लाई करती है। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है, यदि परिविवरण की विषय वस्तु जनता को संतोषजनक, मतलब उसको समझ आती है, तो वो क्या करती है, आवेदन करती है। इसके बाद क्या होता है, आवेदन। ये जो आवेदन होता है ये अंशों के आवेदन की राशि से 5% कम नहीं होती है। उसके बाद क्या करती है कंपनी, शेयर्स का अलॉटमेंट करती है। ठीक है, जितने अंशों के लिए लोग अप्लाई करते हैं उसके लिए वो क्या करती है, आवंटन करती है। जब सभी आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो कंपनी आवेदक द्वारा आवेदन किए गए अंशों के संख्या के आधार पर उन्हें अलॉट करती है। फिर क्या होता है कि हाँ, ये देखिए कि कंपनी को अंश आवंटित करने की अनुमति नहीं होती। यदि जनता द्वारा किया गया आवेदन 90% से कम है तो इसको वो अलॉट नहीं करती है। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यूनतम अवदान। यदि किसी कंपनी द्वारा प्राप्त न्यूनतम अवदान निर्गम की तिथि, समाप्ति तिथि पर निर्गमन राशि 90% से कम है तो यह अवदान वापस कर दी जाएगी। फिर क्या होती है, उसके बाद अलॉटमेंट किया जाता है। यानी कि कंपनी अंशधारकों से बाद की किस्तों में अंशों पर आदत्य राशि की मांग याचना के रूप में कर लेती है।
इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो एक मुश्त पर आती है। एक मुश्त मतलब होता है कि आप पूरा पेमेंट एक साथ ले लेते हैं। इसके लिए जनरल एंट्री क्या होती है? हाँ, ये देखिए, इसका मतलब ये होता है कंपनी के पास आवेदन के साथ ही एक ही किस्तों में पूरी राशि भुगतान करने का विकल्प होता है। इसके लिए जनरल एंट्री जो की जाती है वो ये होती है जब शेयर्स हम इशूड करते हैं किस पे, सम मूल्य पर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब प्रीमियम पे किया जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। XYZ Company Limited had issued 1 lakh equity shares of ₹10 each, payable in lump sum. The shares were fully subscribed by the public. You are required to pass necessary journal entries when the shares are issued at par and premium. ये मतलब हुआ कि जब कंपनी 1 लाख समतांश किसमें जनता के लिए इशू करती है, जो कैसे दे है, एक मुश्त, मतलब वन टाइम ही पेमेंट है। कितने रुपीज़ का है एक शेयर? 10 रुपीज़ का। यानी कि अगर वो कितने का इशू कर रही है? 1 लाख का। कितना शेयर इशू कर रही है? 1 लाख रुपये, 1 लाख शेयर इशू कर रही है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 10। तो वन टाइम पेमेंट कितना होगा? ये जो है जनता द्वारा सभी अंशों के लिए आवेदन कर लिया गया, मतलब जनता जो है पूरा अंश एक बार में ले लिया। क्या करना है? हमें जनरल एंट्री करनी है। तो हम देखते हैं जनरल एंट्री इसकी क्या बनेगी। इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखिए 1 लाख इंटू 10 यानी कि कितने लाख से? 10 लाख। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में कितना गया वैल्यू? 10 लाख। क्यों? क्योंकि ये जो है मैं पार पे इशू कर रहा हूँ। अगर हम इसको प्रीमियम पे करें तो 10% प्रीमियम का मतलब ये हुआ आपका कि, तो प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मेरा शेयर्स इसकी वैल्यू कितनी है? 10। इसको कितने % प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं? 10। यानी कि मेरी प्रीमियम की वैल्यू कितनी आई? 1 रुपये। ठीक है, अब मेरा शेयर कितने के हो जाएगा? 10 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा? 11। एक शेयर की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 11 रुपये। प्रीमियम का क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मेरा शेयर की वैल्यू जो है वो कितने की है? 10 रुपीज़। परसेंटेज ऑफ प्रीमियम कितना है? 10%। यानी कि प्रीमियम की वैल्यू कितनी हुई? 1 रुपये। तो मेरे कैपिटल में कितनी वैल्यू जाएगी? 1 लाख शेयर इंटू 10 कितना हुआ? 10 लाख रुपीज़। और मेरा जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बनेगा 1 लाख रुपये, 1 लाख शेयर पे कितने रुपीज़? 1। तो मेरा प्रीमियम कितना बना? 1 लाख। तो मेरे पास रिसीव जो पेमेंट होगा बैंक अकाउंट में वो कितना जाएगा? 11 लाख। 11 लाख में 10 लाख क्या है? मेरी ये 10 लाख जो वैल्यू है ये कैपिटल है, और ये जो 1 लाख ये क्या है? प्रीमियम है। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बाद जो आपका आएगा वो आएगा इशू ऑफ शेयर्स पेबल बाय इंस्टॉलमेंट। अधिकतर कंपनी यही करती हैं, क्योंकि जो पेमेंट उसको चाहिए वो कोई भी इंसान एक साथ पेमेंट नहीं करता है, अधिकतर केसों में नहीं करता है। तो क्या होता है कि किस्त बना दी जाती है। मान लीजिए मेरा शेयर्स की वैल्यू जो है वो, एक शेयर की वैल्यू कितनी है? एक शेयर की वैल्यू जो है, हाँ, मान लीजिए मेरे शेयर्स की वैल्यू क्या है? 10 रुपये। तो इन्होंने क्या कर दिया? किस्त बना दिया। कैसे बनाया? 2, 3 और 3 और फिर ये आपका 2, 4 किस्त बना दिया। 4 किस्त बना दिया। 10 रुपये का शेयर है, 4 किस्त बना दिया। एक शेयर पे आपको कितना देना है? 2, सेकेंड थर्ड वाला 3, और ये आपका 2, 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 2, 10 रुपये। ऐसे किस्त बना दिए। ऐसे किससे होता क्या है कि पेमेंट करने वालों के लिए भी आसान हो जाता है। ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया जाता है? जो पहला इंस्टॉलमेंट होता है उसको हम क्या दे देते हैं? एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? एप्लीकेशन। सेकंड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट। थर्ड जो होता है उसको क्या हम नाम दे देते हैं? फर्स्ट कॉल। क्या नाम देते हैं? फर्स्ट कॉल। और जो लास्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल कॉल। ये होता है। तो
हम देखते हैं इसमें लिखा क्या है। ये लिखा है कि इशू ऑफ शेयर्स पेबल बाय इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि हाँ क्या दिया हुआ है, किस्तों द्वारा देय अंशों का निर्गमन। यदि कंपनी चाहती है तो वह एक से अधिक किस्तों में भुगतान प्राप्त कर सकती है। जैसे कि मैंने बोला आपको, पहले वाला केस था कि 1 लाख शेयर इशू की और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये। एक साथ पेमेंट मांग ली, तो आपको एक साथ पेमेंट कितना किया करना पड़ेगा, 10 लाख। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्होंने किस्त बना दी, किसका, 10 रुपये का। कैसे, पहला किस्त था 2 रुपये, सेकेंड किस्त था आपका 3 रुपये, थर्ड किस्त था 3 रुपीज एंड लास्ट एंड फाइनल था 2 रुपये। इसको हम देखते हैं तो ये 10 रुपये हुआ, ठीक है। ऐसे क्या होता है, पेमेंट करने वालों को भी आसान होता है। कैसे आसान होता है, मान लीजिए 1 लाख शेयर्स है, आप एप्लीकेशन पे 2 दे रहे हो, तो एप्लीकेशन पे आप कितना पेमेंट करोगे, 2 लाख रुपीज। आप इंस्टॉलमेंट में कितना पेमेंट करोगे अलॉटमेंट टाइम पे, 3 लाख रुपीज। और फिर आप फर्स्ट कॉल पे कितना पेमेंट करोगे, 2 लाख रुपीज। एंड आप फाइनल कॉल पे कितना पेमेंट करोगे, 2 लाख रुपीज। इससे क्या होता है कि जनता पे एक साथ पेमेंट का भार भी नहीं पड़ता है, वो किस्तों में पेमेंट कर लेता है, 2 लाख, 3 लाख एंड 2 लैक्स एंड 2 लैक्स, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें। यदि कंपनी चाहती है तो वह एक से अधिक किस्तों में भुगतान प्राप्त कर सकती है। इस अंशों के आवेदन के साथ भुगतान की गई राशि प्रथम किस्त होती है तथा इसे आवेदन के राशि के रूप में संदर्भित किया जाता है। जो पहली किस्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आवेदन राशि, यानी कि एप्लीकेशन मनी। जो दूसरी किस्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आवंटन, यानी कि अलॉटमेंट। जो फिर उसके बाद जो होती है उसको क्या बोलते हैं, याचना राशि, यानी कि कॉल मनी। ये देखिए कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट कॉल है कि सेकेंड कॉल है, ठीक है, कि थर्ड है। वो कंपनी अपने हिसाब से करती है। हाँ ये जरूर है कि जो लास्ट कॉल होती है उसको हम फाइनल कॉल बोलते हैं। उसके नाम के आगे हम पहले क्या लगाते हैं, फाइनल, यानी कि अंतिम याचना। उसको हम क्या बोलते हैं, अंतिम याचना बोलते हैं, ठीक है। अब इस पर हम क्या करते हैं, एक जनरल एंट्री देख लेते हैं कि कैसे जनरल एंट्री पास की जाती है। पहली जनरल एंट्री होती है एंट्रीज टू बी मेड फॉर शेयर एप्लीकेशन, अंश आवेदन के लिए की जाने वाली प्रविष्टियाँ, ठीक है। तो इसके लिए क्या होती है, व्हेन द एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, जब हमें आवेदन राशि प्राप्त होती है तो हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। क्यों, बैंक में पैसा आ रहा है इसलिए हम बैंक डेबिट कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन। अब पेमेंट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए जैसे 10 लाख रुपीज है, यहाँ पे 1 लाख इशू की, इसको परचेज करने वाले यहाँ पे मान लेते हैं ये हैं, बी हैं, सी हैं और भी लोग हैं, डी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो एक साथ पेमेंट हम कितने लोगों को दिखा पाएंगे, एक साथ कई लोगों को दिखाना संभव नहीं है, तो इसलिए हम सबको क्या दिखाते हैं, शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, व्हेन द एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर्ड, जब आवेदन राशि को हस्तांतरित किया जाता है, कहाँ किया जाता है, शेयर कैपिटल में। कहाँ करते हैं, शेयर कैपिटल में। तो हम जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विद द अमाउंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। जो शेयर एप्लीकेशन मनी है उसी को हम क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर थर्ड एंट्री क्या होती है, व्हेन अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी इज रिफंड ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है कि कभी मान लीजिए 1 लाख शेयर हम इशू किए, 1 लाख शेयर इशू किए, मुझे रिक्वायरमेंट है कितने की, 10 लाख रुपीज की। और होता क्या है, कभी कभी 1 लाख मैंने शेयर इशू किया और मेरे पास जो एप्लीकेशन आ गई वो कितनी आ गई, 2 लाख एप्लीकेशन आ गई। कितने रुपीज से, 10 रुपीज से, यानी कि मुझे जो रिसीव्ड हो रहा है एप्लीकेशन आ रहा है कितने लाख के लिए आ रहा है, 20 लाख के लिए। तो मेरे पास जो एक्सेस आ गई मनी वो कितना है, 10 लाख रुपए।
तो इसको हम क्या करेंगे, मेरे पास दो रास्ता है, या तो हम एडजस्ट कर लेंगे या रिफंड कर देंगे। तो पहला केस देखते हैं, जब ज़्यादा हो जाती है यानी कि अधिविधान होता है, तो हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं कुछ एप्लीकेशन। उसके लिए क्या बनाते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से, मान लीजिए हम अगर एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो कितने से, 10 लाख रुपए से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट को 10 लाख से यहाँ डेबिट कर देंगे और बैंक रिफंड कितना कर देंगे, 10 लाख। व्हेन अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट, क्या होता है कि हम आगे अलॉटमेंट के लिए कुछ अमाउंट एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जैसे हम फिर से एक एग्जाम्पल सोई वाला देखते हैं कि 10 लाख रुपए के लिए मैंने इशू किया और कितना गया, 20 लाख, तो कितना एक्सेज आया, 10 लाख। कंपनी क्या करती है, ये 10 लाख 5 लैक्स रिफंड कर देती है और 5 लाख क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेती है। हम एक एग्जांपल लेके कर रहे हैं कि इशू कितने अमाउंट के लिए किए थे, 10 लाख, एप्लीकेशन कितना आ गया, 20 लाख, मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट कितना आ गया, 10 लाख। मेरे पास दो रास्ता है, चाहे तो हम पूरा अमाउंट वापस कर दें, तो कितना बनाएंगे, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट 10 लाख से। अगर हम चाहें तो पार्टली करें, अगर हम आधा एडजस्ट करें और आधा रिफंड करें, तो उस केस में क्या करेंगे, मान लेते हैं 5 लाख रिफंड कर रहे हैं, तो 5 लाख से मेरा जनरल एंट्री जो बनेगा वो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 5 लाख से, और जो एडजस्ट करेंगे वो क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट, कितने अमाउंट से, 5 लाख रुपीज़ से। फिर अलॉटमेंट, एंट्रीज टू बी मेड फॉर शेयर अलॉटमेंट, अंशों के आवंटन, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट है, के लिए की जाने वाली प्रविष्टियाँ। इसके लिए जो एंट्री बनाते हैं हम, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कब, जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है, जब हम मांगते हैं तो क्या जनरल एंट्री बनाते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और जब ये अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है, व्हेन द अलॉटमेंट मनी रिसीव, जब आवंटन राशि प्राप्त हो जाती है, तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट विद द एक्चुअल अमाउंट रियलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट। क्या होता है कि इसको हम भी देखते हैं एक एग्जाम्पल से, उसी एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। हाँ, इस एंट्री को समझने से पहले हम देख लेते हैं पिछले वाले उदाहरण को कि 1 लाख शेयर मैंने इशू किया था जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़। इसको मैंने किस्तों में डिवाइड किया था, 2 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये था अलॉटमेंट मनी एंड 3 रुपीज़ था फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज़ था फाइनल कॉल, ठीक है। तो एप्लीकेशन तो जब हम एप्लीकेशन तो दो रुपये था, यहाँ पे अलॉटमेंट की बात करते हैं तो अलॉटमेंट मनी कितना है, 3 रुपीज़ पर शेयर 3 रुपीज़। मेरे पास शेयर कितना था, 1 लाख, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा 3 लाख एंड शेयर कैपिटल कितना जाएगा, 3 लाख रुपीज़। और रिसीव, ये तो कॉल की एंट्री है। रिसीव क्या होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मान लीजिए अगर पूरा पेमेंट मिला तो हम 3 लाख से डेबिट कर देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ केसों में, जैसे मान लेते हैं मैंने 1 लाख शेयर इशू किया, इसमें परचेज करने वाले बहुत से लोग हैं, मान लेते हैं एक थे मिस्टर राम, इन्होंने अप्लाई जो किया था वो कितने शेयर्स के लिए किया था, 500, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अगर अप्लाई किए तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा, ठीक है। 2 रुपये से इन्होंने दिया था 500 शेयर के लिए, मतलब 1000 रुपये इन्होंने एप्लीकेशन के टाइम पे तो पेमेंट किया। बट हुआ क्या कि अलॉटमेंट की मनी इन्होंने पेमेंट नहीं कर पाई, यानी कि 500 जो है वो मेरा ड्यू तो हुआ कितने से, 3 रुपीज़ से 1500। बट हुआ क्या कि इन्होंने पेमेंट के टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाया, कितना, 1500। कौन, मिस्टर राम। तो जब मैंने ड्यू किया तो वो 1 लाख शेयर से कितने रुपीज़ के हिसाब से, 3, तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अगर हम इस एग्जांपल को लें 3 लाख, कैपिटल कितने से जाएगी मेरी, 3 लाख से। बट हुआ क्या,
कि मिस्टर जो राम थे उन्होंने 500 शेयर 3 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट नहीं कर पाया, तो बाकी लोगों का पेमेंट मुझे मिल गया, सिर्फ 500 शेयर्स पे पेमेंट हमें नहीं मिला। अगर 500 शेयर्स पे नहीं मिला तो मुझे मिला फिर कितने पे, 9500, कितने के हिसाब से, 3 रुपीज़ के हिसाब से। तो ये कितना हो जाएगा, 300 300 350 1 एंड 3 9 जा 27 8 और 3 9 जा 27, 2,98,500। तो ये जो हो जाएगा 2,98,500 से क्रेडिट बनेगा।